चलिए दोस्त बैठ जाइए। रास्ता रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता पर जो खड़े हैं रास्ता पर से निकल जाइए। आए दीपेन कुमार किधर है? लाइव हो गया क्या आज? बोले मामा जी। बोले कि पानी का व्यवस्था जब छुट्टी होता है देखते पानी के लिए लाइन लगा रहता है, तो छुट्टी के समय व्यवस्था करवाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी कम समय में लिया जा सके। अच्छा, लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम में लगवाइए। लगा हुआ है? ओके ओके। न देखते बहुत ज्यादा भीड़ होता है पानी के लिए, झगड़ा भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और सभी लोग शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए। शांति से ज्यादा गंभीरता बरतनी आवश्यक है। और हमारी कोशिश है कि जो भी हम लोग समझे वो क्लास में ही आपको याद हो, और ये हो जाएगा तो वाकई जिस उद्देश्य से आप आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होने में बहुत कम मेहनत ही बाकी रह जाएगी। पिछले क्लास में अब फिर बोल रहे शांत और गंभीर बने रहने के लिए। बिल्कुल शांत रहिए, इतना शांत कि क्लास में कहीं भी सुई भी गिरे तो हमको आवाज आए, इतना शांत। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, पिछले क्लास में हमने मानव के शरीर में पाए जाने वाले, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो मानव के शरीर में कुल 8 प्रकार के ऊतक हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार थे जी। गजब स्थिति है, यही है तैयारी है। अब सुनिए, देख लिए ना लेवल तैयारी का।
8 बोले तो 8, जबकि पिछले क्लास में 4 की चर्चा के 8 रहता तो 8 की करते। इसीलिए हम बोले शांति और गंभीरता होनी बड़ी जरूरी है। जो भी 8 उत्तर दिए वो गंभीर नहीं होंगे, ठीक है। जो गंभीर होंगे या तो वो चुप रहे होंगे या 4 ही बोले होंगे। तो मानव के शरीर में बहुकोशिकीय जंतु में, जंतु उन्हें कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वो सब जंतु कहलाते। जंतुओं को भोजन की तलाश करनी पड़ती है। तो मानव के शरीर में बहुकोशिकीय जंतु के शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जंतु के शरीर अथवा मानव के शरीर के ऊतकों का बंटवारा जीव वैज्ञानिकों ने कार्य के आधार पर किया है। अलग अलग कार्य करने वाले ऊतकों की अलग अलग श्रेणी बनाई गई और इस आधार पर मानव शरीर में या बहुकोशिकीय जंतु के शरीर में कार्य के आधार पर कुल कितने प्रकार के ऊतक थे? 4 प्रकार के ऊतक हैं। इपिथीलियम ऊतक जिसका काम सुरक्षा प्रदान करना है, इस इपिथीलियम के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू ये ऐसे ऊतक है जो आपको समझने में बड़ी आसान करेगा, क्योंकि फिगर की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। संयोजी ऊतक, जंतु के शरीर में या मानव के शरीर में जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं और अंगों में जो भिन्न भिन्न ऊतक होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मानव के शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों में जितने भी ऊतक हैं, सभी अंग और उसके ऊतक आपस में जुड़े हुए हैं और अंगों भिन्न भिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। अगर भिन्न भिन्न अंग नहीं जुड़ते, भिन्न भिन्न ऊतक आपस में नहीं जुड़ते, तो निश्चित तौर पर एक शरीर का निर्माण होना संभव नहीं है। अंगों के जुटने के फलस्वरूप ही एक विकसित शरीर का जन्म होता है, शरीर का निर्माण होता है। यानी काफी महत्वपूर्ण ऊतक है ये आपका। तो भिन्न भिन्न ऊतकों को कौन सा ऊतक जोड़ता है? भिन्न भिन्न अंगों को कौन ऊतक जोड़ता है? और इस ऊतक की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि इसमें कोशिका बहुत कम होती है। कोशिका बहुत कम होती है एवं अंतरा कोशिकीय स्थान, इसके बारे में बताए थे कि अंतरा कोशिकीय स्थान क्या होता है। अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले हम इपिथीलियम ऊतक के बारे में पढ़े थे। इपिथीलियम ऊतक में जरा सा भी अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं था। जब इधर देखिए ना, पीर किधर देख रहे हैं। इपिथीलियम ऊतक में जरा सा भी अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं था।
उस उत्तक का काम सुरक्षा देना था, तो निश्चित रूप से उस उत्तक में कोशिकाएं बहुत ज्यादा थी जो अंगों को सुरक्षित रखने का कार्य सुचारू रूप से कर सके। लेकिन इस उत्तक में बहुत ज्यादा अंतराकोशिकीय स्थान होता है। मानव के शरीर या जंतु के शरीर के जो 4 प्रमुख उत्तक हैं, उन 4 प्रमुख उत्तकों में सबसे ज्यादा अंतराकोशिकीय स्थान किसमें होता है? संयोजी उत्तक में होता है। कोशिकाएं बहुत कम और उनके बीच खाली जगह बहुत ज्यादा। कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को ही क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। अब संयोजी उत्तक की दूसरी प्रमुख विशेषताओं को समझिए। संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं, वह अंतराकोशिकीय स्थान खाली नहीं रहता है, बल्कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ भरे हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ भरे हो सकते हैं। वो पदार्थ ठोस भी हो सकता है, वो पदार्थ तरल भी हो सकता है, वो पदार्थ जेली के समान भी हो सकता है, वो पदार्थ जो है काफी सख्त भी हो सकता है। काफी सख्त, सख्त मतलब क्या? कठोर। संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच के जो खाली जगह है वो खाली नहीं रहता है, बल्कि उन खाली जगहों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। कुछ संयोजी उत्तक में ये पदार्थ कैसे रहेंगे, कुछ में कैसे रहेंगे, कुछ में जेली के, और कुछ में काफी सख्त या काफी कठोर। और अंतराकोशिकीय स्थान में जो इस तरह के पदार्थ भरे रहते हैं, उत्तक के अंतराकोशिकीय स्थान में जो इस तरह के पदार्थ भरे होते हैं, इस तरह के पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में, ध्यान दीजिएगा फिर से, मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में भिन्न भिन्न उत्तकों को, भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी उत्तक करता है। संयोजी उत्तक में कोशिकाएं बहुत कम होती है, उनके बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होता है। उत्तक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस। यानी संयोजी उत्तक में कोशिकाएं बहुत कम होती हैं और अंतराकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा। इससे पहले जो उपकला या इपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़े थे, उनमें कोशिकाएं ही भरी पड़ी थी, अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं था। अब संयोजी उत्तक के जो काफी ज्यादा अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, वो स्थान खाली नहीं होते हैं, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ से भरे रहते। संयोजी उत्तक के अंतराकोशिकीय स्थान में ठोस पदार्थ भी रह सकता है, तरल पदार्थ भी रह सकता है, जेली के समान पदार्थ भी रह सकता है, और काफी कठोर या सख्त पदार्थ भी रह सकता है। संयोजी उत्तक के अंतराकोशिकीय स्थान में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। संयोजी उत्तक के अंतराकोशिकीय स्थान में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और एक संयोजी उत्तक किस प्रकार की होगी, यह तय होता है किससे? मैट्रिक्स से। एक संयोजी उत्तक किस प्रकार का होगा, यह काफी कुछ तय करता है संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स।
जैसे अगर मैट्रिक्स ठोस है तो उत्तक भी ठोस होता है, मैट्रिक्स अगर तरल है तो उत्तक भी तरल होता है, मैट्रिक्स अगर जेली के समान है तो उत्तक जो है लचलचे होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो संयोजी उत्तक हमारे शरीर में है, सभी एक जैसे नहीं है। कुछ संयोजी उत्तक काफी ज्यादा मजबूत हैं, कुछ संयोजी उत्तक काफी ज्यादा लचीले हैं, कुछ संयोजी उत्तक लिक्विड यानी तरल के समान है, अब कुछ संयोजी उत्तक ठोस भी है। जैसे कि हड्डी जो है हमारा संयोजी उत्तक, हड्डी कैसा उत्तक है? जो कैसा है? ठोस। लेकिन वही ब्लड जो है, ब्लड भी कैसा उत्तक है? लेकिन ब्लड क्या है? तरल। हड्डी और ब्लड दोनों ही संयोजी उत्तक हैं, लेकिन एक तरफ हड्डी जहां ठोस होता है, दूसरी तरफ ब्लड तरल अवस्था में रहता है। आखिर क्या कारण है कि हड्डी और ब्लड संयोजी उत्तक होते हुए भी एक ठोस है, एक तरल है? तो इसका उत्तर है कि दोनों संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स अलग अलग है। हड्डी का मैट्रिक्स क्या है और वहीं ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? हड्डी का मैट्रिक्स क्या है और वहीं ब्लड का मैट्रिक्स, यानी ब्लड के कोशिकाओं के बीच तरल पदार्थ भरे हैं, इसीलिए पूरा ब्लड तरल बन जाता है। हड्डी के कोशिकाओं के बीच ठोस पदार्थ भरा रहता है, इसीलिए हड्डी भी क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो शरीर में संयोजी उत्तक काफी अलग अलग प्रकृति की होती है। जितनी अलग अलग प्रकृति की संयोजी उत्तक होते हैं हमारे शरीर में या जंतु के शरीर में, उतनी अधिक प्रकार और किसी उत्तक का नहीं है। जितनी ज्यादा विविधता संयोजी उत्तक में है, उतनी ज्यादा विविधता और किसी उत्तक में नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब हड्डी है संयोजी उत्तक, उसका फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड है संयोजी उत्तक, उसका भी फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग डायरेक्ट काज करिए, आपका माइंड डायरेक्ट पकड़ लेगा, है कि न है? जहां थोड़ी बहुत आवश्यकता होगी वहां हम बताएंगे। इपिथेलियम उत्तक के सारे कोशिका की आकृति हम समझे थे कि नहीं, लेकिन यहाँ आपको फिगर में जाने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना, और कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? हड्डी और ब्लड दोनों ही संयोजी उत्तक है, फिर भी ब्लड तरल और हड्डी ठोस क्यों है? किसके भिन्नता के कारण? मैट्रिक्स के भिन्नता के कारण। मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स वो पदार्थ है जो कहां पाए जाते हैं? अंतराकोशिकीय। मानव शरीर के किस उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है? किसमें? संयोजी उत्तक में। वेरी गुड दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम संयोजी उत्तक के प्रकार का चर्चा करेंगे। संयोजी उत्तक कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। प्रमुख प्रकार की ही हम चर्चा करने वाले हैं। और पहला है एरी ओलर। एरी ओलर, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अबकासी। हालांकि अब हिंदी में भी एरी ओलर भी कहा जाता है। एरी ओलर। एक बार तो एग्जाम यही प्रश्न पूछ लिया था कि एरी ओलर कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक है। एरी ओलर कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक है। और यह संयोजी उत्तक हमारे शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं।
यह एरिओलर संयोजी ऊतक मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है एरिओलर। और इस एरिओलर ऊतक का क्या काम है? वैसे सभी संयोजी ऊतक का तो मुख्य काम है क्या? जोड़ना। यह जो एरिओलर संयोजी ऊतक है, इसका मुख्य काम है हमारे त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना। हमारी जो ऊपरी त्वचा है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर की जो ऊपरी त्वचा है ये भीतर के मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। हमारी त्वचा जो है वो भीतर के मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है कि नहीं जी? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ रहता तो इसका परिणाम ये होता कि हम कभी भी त्वचा को खोलकर रख सकते थे और फिर जरूरत पड़ने पर त्वचा को पहन लेते, है कि नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, त्वचा को हम खोल नहीं सकते हैं। शरीर का ऊपरी कवर है और यह त्वचा हमारे मांसपेशियों से जुड़ा होता है। त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में कौन संयोजी ऊतक ये काम करता है? एरिओलर। और एरिओलर यही नहीं करता है, त्वचा को मांसपेशी से और फिर उस मांसपेशी को भीतर के मांसपेशी से यानी अगली मांसपेशी से भी जोड़ने का काम करता है। इसके अलावे यह अंगों को ढीले ढाले स्वरूप में बांधकर, ढीले ढाले स्वरूप में बांधकर अपने स्थान पर क्या रखता है? स्थिर रखता है। अपने स्थान पर क्या रखता है? स्थिर रखता है। जितने भी अंग है ना वो अपने ही जगह पर एडजस्ट रहते हैं। अंगों को बांधकर अपने जगह पर रखने का काम भी किस संयोजी ऊतक के द्वारा होता है? एरिओलर के द्वारा होता है। एरिओलर के द्वारा सभी अंग अपने जगह पर बंधे होते हैं। किस ऊतक के द्वारा? एरिओलर के द्वारा। इसीलिए आप देखे होंगे घायल सब जब होता है आदमी किसी दुर्घटना में, सभी अंग जगह पर रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम सुने होंगे कि हृदय जो है वह फेफड़ा के जगह पर आ गया है और फेफड़ा जो है वह आमाशय में प्रवेश कर गया है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो सभी अंग अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। अंगों को एक जगह स्थिर रखने का काम या बांध कर स्थिर रखने का काम कौन करता है? एरिओलर करता है। कौन करता है? एरिओलर। एरिओलर इसके अलावे और क्या करता है? तो यह रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स या रक्त नली ही क्या कहते हैं हम? रक्त नली को ही और क्या लिखते हैं? रक्त वाहिनी। नली न लिखकर वाहिनी लिखा जाता है। अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स यानी वो नली जिससे होकर शरीर में रक्त बहता है, जिससे होकर शरीर में रक्त बहता है। तो यह एरिओलर ऊतक रक्त वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है और उसे अपने स्थान पर स्थिर रखती है। अपने स्थान पर स्थिर रखती है।
कुछ रक्त नली को आप बाहर से भी आंखों से देख सकते हैं ना। कुछ रक्त नलियां शरीर के ऊपरी परत पर ही बाहरी यानी अच्छी तरह दिखाई पड़ते, हालांकि अधिकांश रक्त नलियां अंदर होते हैं, लेकिन कुछ रक्त नलियां बिल्कुल बाहर से दिखाई पड़ते हैं ना। वो रक्त नली सदा अपने स्थान पर ही बना रहता है। ऐसा नहीं है कि दौड़ते हैं तो रक्त नली जो है इधर उधर हो जाता है, ऐसा है। जितने भी रक्त नलियां हैं वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। रक्त नलियों को ही अपने स्थान पर स्थिर रखने का काम कौन करता है? एरियोलर। रक्त नली के चारों ओर एरियोलर उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है, जो उसे उसी स्थान पर मांसपेशियों से क्या कर देता है? बांध देता है। क्या कर देता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी उत्तक कौन है? एरियोलर। मानव शरीर में संयोजी उत्तक के कई प्रकार है, जिसमें बहुतायत रूप से पाया जाने वाला संयोजी उत्तक कौन है? एरियोलर, जो शरीर के समस्त भागों में पाए जाते हैं। एरियोलर का काम है त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना। एरियोलर का काम है अंगों को ढीले ढाले स्वरूप में बांधकर उसे अपनी जगह स्थिर रखना। एरियोलर हमारे रक्त नलियों के चारों तरफ पाई जाती है और रक्त नलियों को भी अपने स्थान पर बांधकर स्थिर बनाए रखती है। अब ध्यान दीजिए, एरियोलर समझ गए, इसके मेन कार्य को आप समझिए कि नहीं समझे? त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? एरियोलर करता है। अंगों को ढीले ढाले स्वरूप में बांधकर एक जगह स्थिर कौन बनाए रखता है? एरियोलर रखता है। रक्त वाहिनियों के चारों ओर मुख्य रूप से कौन संयोजी उत्तक पाए जाते हैं? एरियोलर पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एरियोलर का जो मैट्रिक्स होता है, एरियोलर का जो मैट्रिक्स होता है वह जेली के समान, या जेली को आम बोलचाल की भाषा में हम लसलसा बोल सकते हैं, जेली के समान होता है। एरियोलर संयोजी उत्तक का मैट्रिक्स समझ गए ना? मैट्रिक्स वो पदार्थ है जो कोशिकाओं के बीच में भरा होगा या पाया जाता है। संयोजी उत्तक के कोशिकाओं में काफी ज्यादा खाली स्थान होता है, काफी ज्यादा अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। उनमें जो पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो एरियोलर का मैट्रिक्स कैसा होता है? जेली के समान होता है। किसके समान? जेली के समान। ये बांधने का काम करता है। एरियोलर मुख्य रूप से बांधने का काम कर रहा है जी। अब बांधने का काम करेगा, सख्त हो जाएगा तो बांध पाएगा। तो एरियोलर के मैट्रिक्स जो है लसलसे होते हैं, जिससे वे काफी लचीले होते हैं और आसानी से बांध पाते हैं भिन्न भिन्न अंगों को। अगर इसका मैट्रिक्स ठोस होता तो सुचारू रूप से ये अपना काम नहीं कर पाते। रस्सी बांधने वाले रस्सी के समान है एरियोलर। अब रस्सी देखे हैं नो, सेम टू सेम उसी के समान है एरियोलर। तो इसके मैट्रिक्स जेली के समान होते हैं। और एरियोलर के मैट्रिक्स में एक खास प्रकार के कोशिकाएं मौजूद रहती है, और वो खास प्रकार का कोशिका है मास्ट सेल। कौन सेल? मास्ट सेल। हिंदी में भी इसे मास्ट सेल कहते हैं। ये मास्ट सेल कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। किस संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स में? एरियोलर। और यह मास्ट सेल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मास्ट सेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे 3 प्रमुख पदार्थ निकलता है। एक हेपेरिन,
दूसरा हिस्टामीन, तीसरा सीरोटोनिन, सीरो हेपेरिन निकलता है किससे? हिस्टामीन निकलता है किससे? निकलता मतलब इसमें बनता है फिर निकलता है। और सीरोटोनिन निकलता है कौन से? मास्ट सेल से। हेपेरिन निकलता है, हिस्टामीन निकलता है, सीरोटोनिन निकलता है। लेकिन ये क्या है, हमें समझना कि है क्या। हेपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हेपेरिन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हिस्टामिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। सीरोटोनिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। यह भी जानना बहुत जरूरी है, कभी यहीं से प्रश्न आ जाएगा, पूछ देगा सीरोटोनिन एक प्रकार का है, क्या है? प्रोटीन है। हिस्टामिन क्या है? प्रोटीन है। हेपेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये तीनों प्रमुख पदार्थ कौन कोशिका बनाता है? मास्ट सेल। कहां पाया जाता है? मास्ट सेल किसके मैट्रिक्स में पाया जाता है? एरियोलर। अब कहिएगा इसका कॉम क्या है? इसका कॉम क्या है? इसका कॉम है दोस्तों, हेपेरिन का कॉम है शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देना। शरीर के अंदर ब्लड कभी नहीं जमता है, जमेगा तो आदमी मर जाएगा। और जमने से रक्त को शरीर के भीतर कौन रोकता है? हेपेरिन। हिस्टामिन का काम है रुधिर वाहिनी को फैलाना। रुधिर वाहिनी को, रुधिर वाहिनी मतलब रक्त नली, रुधिर वाहिनी मतलब, हिस्टामिन का काम है रुधिर वाहिनी को फैलाना। और रुधिर वाहिनी अगर नहीं फैला तो वे ब्लड के प्रेशर से फट जाएंगे, फिर सारा ब्लड निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो हिस्टामिन का काम है रुधिर वाहिनी को फैलाना। अब फिर समय आने पर सिकुड़ाने का काम कौन करता है? यानी हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों ही प्रोटीन है और दोनों के कार्य एक दूसरे के विपरीत है। जहां हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम करता है, रक्त नली को फैलाता है, सीरोटोनिन रक्त नली को सिकुड़ाता है, रक्त नली को सिकुड़ाता है, रक्त नली को। क्लियर हो गया? इसके अलावे हिस्टामिन हमारे शरीर को एलर्जी से भी बचाता है। हिस्टामिन हमारे शरीर को एलर्जी से भी बचाता है। हिस्टामिन हमारे शरीर को किससे बचाता है? क्लियर हो गया? तो एरियोलर में, एरियोलर के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले मास्ट सेल का महत्व आप देखे कि नहीं देखे? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एरियोलर के मैट्रिक्स में दो खास प्रकार के फाइबर रहते हैं। दो खास प्रकार के फाइबर, एक वाइट फाइबर, ठीक है, कैसा फाइबर? वाइट फाइबर। वाइट फाइबर यानी कि हिंदी में बोलेंगे श्वेत तंतु। क्या बोलेंगे? श्वेत तंतु। दूसरा येलो फाइबर। तीसरा क्या? येलो फाइबर। येलो फाइबर, येलो फाइबर यानी कि पीला तंतु, पीला तंतु। अब कहिएगा ये फाइबर क्या है? फाइबर प्रोटीन की बनी संरचनाएं हैं, प्रोटीन की बनी, और प्रोटीन की बनी संरचनाएं फाइबर संयोजी ऊतक में खूब पाए जाते हैं। क्योंकि संयोजी ऊतक का काम है जोड़ना, और जोड़ने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए? फाइबर। हमारे शरीर के अन्य ऊतकों में भी फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन 2/3 फाइबर केवल संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। जितने फाइबर संयोजी ऊतक में है उतना और किसी ऊतक में नहीं है। और फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन से। प्रोटीन जितना लेता है आदमी उतने ही फाइबर बनते हैं, और शरीर उतने चुस्त फुस्त तरीके से बंधे रहते हैं।
जिम करने वाला को देखोगे प्रोटीन पाउडर पीता है, पीता है जी। हाँ, एक तो वो सब बेकार है, ठीक है। यानी मार्केट में एक तो प्रचार करते करते इकोनॉमी पढ़ाएंगे, वहां पर होता है कि एक उपभोक्ता के दिमाग को बदरंग कर देना। कभी कभी कोई चीज इतना एड चलेगा कि आदमी उसको क्या मान लेगा, सही मान लेगा। जैसे प्रोटीन पाउडर का खूब प्रचार चलेगा तो बहुत मानने लगेगा कि दाल में असली प्रोटीन कहाँ है, असली प्रोटीन तो पाउडर में है। अब दाल नहीं खाएंगे, पाउडर खाएंगे। एक बात है। तो जिम वाले सबको देखे प्रोटीन पाउडर खाने के बाद शरीर बहुत अच्छी तरह से बंधे नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन का अधिक सेवन से किसका विकास हुआ, और एरिओलर जो है बांधने की प्रक्रिया शरीर के भीतर बड़ी फुर्तीले तरीके से किया, इसलिए शरीर एक बेहतरीन शेप में उभर पाया। और उसके बाद पाउडर खाना बंद करिए, फिर वही हाल। वाइट फाइबर और येलो फाइबर ये भी पाए जाते हैं एरिओलर के मैट्रिक्स में। और अगर याद रखना है कि व्हाइट फाइबर कौन प्रोटीन से बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से। येलो फाइबर किससे, इलास्टिन प्रोटीन से। येलो फाइबर किससे, येलो फाइबर किससे बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन से। व्हाइट फाइबर किससे बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से। यहाँ इस बात की भी आपको जानकारी मिली है कि कोलेजन और इलास्टिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन और इलास्टिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन और इलास्टिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। हिस्टामिन सीरोटोनिन भी क्या है, प्रोटीन है। हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गया। तो पहला संयोजी ऊतक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। भिन्न भिन्न ऊतकों और अंगों को बांधने वाला संयोजी ऊतक के कई प्रकार हैं, कई प्रकार। संयोजी ऊतक के कई प्रकारों में जो मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन है, एरिओलर। त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, एरिओलर करता है। भिन्न भिन्न अंगों को बांधकर जगह पर स्थिर कौन ऊतक रखता है, एरिओलर। रक्त वाहिनियों के चारों तरफ कौन से संयोजी ऊतक होते हैं, एरिओलर। रक्त नली को अपने स्थान पर स्थिर बनाए रखने का कार्य कौन संयोजी ऊतक करता है, एरिओलर। एरिओलर संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जेली के समान होते हैं। और इसके मैट्रिक्स में एक महत्वपूर्ण कोशिका मास्ट सेल है। क्या है, मास्ट सेल, जो दो प्रमुख प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट को स्रावित करता है। एरिओलर के मैट्रिक्स जो जेली के समान होते हैं उसमें मास्ट सेल के अलावे दो प्रमुख फाइबर होते हैं, दो प्रमुख फाइबर होते हैं, व्हाइट फाइबर। और व्हाइट फाइबर किस प्रोटीन के बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। येलो फाइबर इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर। अब आते हैं दोस्तों दूसरा संयोजी ऊतक पर। पहला क्लियर हो गया। एक बार एरिओलर पर नजर दौड़ा दीजिए, सब कुछ याद हुआ कि नहीं। येलो फाइबर में कौन प्रोटीन, इलास्टिन। चलिए, अमित कुशवाहा, इस बैच में टेस्ट सीरीज मिला है क्या नहीं, इस बैच में अभी एक भी टेस्ट सीरीज नहीं आया है। क्लास नोट कहां पर मिलेगा, क्लास नोट सभी बिहार के सभी जिला मुख्यालय में मिल रहा है।
और पटना में तो मिलता ही है। कुछ लोग हमारे नाम से परिचित नहीं है। हमारा नाम बहुत छोटा, जल्दी ये याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आइए अगला संयोजी उत्तक पर बैच खरीदते हैं, कम से कम नामों तो एक बार पढ़ लेते हो। एडिपोज, एडी बसा उत्तक, एडिपोज बसा उत्तक। इसके बारे में भी पूछा हुआ कि बसा उत्तक कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक। कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक। और तो और जब यह प्रश्न पूछा था तो ऑप्शन हैरान करने वाले थे। बसा उत्तक कौन उत्तक था? ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में तो 3 उत्तक था, और डी नंबर में दिया था बसा उत्तक कोई उत्तक नहीं है बल्कि बसा है। अब बहुत लोग जो है डी में कंफ्यूज कर रहे थे कि सही में बसा उत्तक, उत्तक नहीं बसा होना चाहिए। जब नाम में ही बसा लगा हुआ है तो बसा ही होगा। तो इसके नाम में बसा क्यों लगा हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बसा उत्तक जिसको अंग्रेजी में एडिपोज कहते हैं वो संयोजी उत्तक है। इसको आम बोलचाल के भाषा में हम क्या बोलते हैं? चर्बी बोलते हैं। चर्बी, या फिर गांव सब में तो इसको बोला जाता है तेल। क्या जी? हमारे गांव में तो बोला जाता है। ठीक है, तो जो चर्बी समझ रहे हैं बस उसी को कभी कभी तेल, ऑयल बोल दिया जाता है। खैर ये लीगल शब्द नहीं है तो हटा ही देते हैं। चर्बी। और यह उत्तक, इस उत्तक की उपस्थिति को देखिए तो त्वचा के ठीक नीचे भिन्न भिन्न अंगों के मध्य में बसा उत्तक मानव के शरीर में कहां कहां पाए जाते हैं? त्वचा के ठीक नीचे और भिन्न भिन्न अंगों के मध्य में। मानव शरीर के जो भिन्न भिन्न अंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे नहीं है बल्कि उनके बीच कुछ ना कुछ खाली जगह है। भिन्न भिन्न अंगों के बीच के जो खाली जगह है उसमें भी क्या भरे होते हैं? अर्थात बसा उत्तक। तो बसा उत्तक संयोजी उत्तक है जो मानव शरीर या जंतु के शरीर में मुख्य 2 जगह उपस्थित रहते, त्वचा के नीचे और भिन्न भिन्न अंगों के मध्य में। और यह उत्तक क्या करता है? यह उत्तक बसा को बूंदों के रूप में जमा करता है। बूंद बूंद के रूप में बसा को क्या करता है? जमा करता है। अब कहिएगा बसा को जमा करता है तो बसा आता कहां से जो ये जमा करता है? तो हम भोजन के माध्यम से जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तेल, घी, मक्खन, इन सब में भरपूर मात्रा में क्या होता है? बसा। और बसा में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि तुरंत हम खाए गए सारे बसा को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए भोजन के माध्यम से लिए गए बसा अंततः शरीर में स्टोर होता है। और किस उत्तक में स्टोर होता है? बसा उत्तक में। बसा उत्तक का काम है बसा को बूंदों के रूप में पैकिंग करके जमा रखना। अब यह उत्तक काम क्या करते हैं? ये तो समझ गए बसा उत्तक का मुख्य काम है बसा को जमा रखना। ये उत्तक कहां पाए जाते हैं वो भी आप देख लिए। अब इस उत्तक के प्रमुख कार्य क्या है इसको समझते हैं।
इस ऊतक का प्रमुख कार्य है शरीर को ठंड से बचाना, क्योंकि यह ऊतक शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है। ये जो वसा ऊतक है ये हमारे शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, और जब शरीर के ऊष्मा बाहर जाने से रुकता है तभी हम बचे रहते हैं, किससे? ठंड से। तो इस ऊतक का काम है ठंड से बचाना। और वसा ऊतक किस रूप में ठंड से हमें बचाती है, मतलब किस तरह ये हमें ठंड से बचाती है? तो ये शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। और अगर ठंड और गर्मी हमें क्यों लगती है, इसका कॉन्सेप्ट अगर किन्हीं को पता नहीं है तो पहले वो समझ लीजिए आप कि हमें गर्मी क्यों लगती है गर्मी के मौसम में, ठंडी क्यों लगती है ठंडी के मौसम में। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूर है, तब हम समझेंगे कि आखिर शरीर से ऊष्मा नहीं निकलने पर हम ठंड से कैसे बचे रह जाते हैं। तो हमें अगर मानव शरीर की बात करिएगा दोस्तों, तो मानव शरीर का टेम्परेचर सभी मौसमों में कांस्टेंट बना रहता है। कितना? 37 डिग्री। सारे मौसम में मानव शरीर का ताप नियत रहता है। मानव नियत तापी है। और शरीर का औसत तापमान कितना? 37 डिग्री। औसत तापमान कितना? 37 डिग्री। अब मान लीजिए दोस्तों आ गया है जून का महीना और वातावरण का टेम्परेचर हो गया है 42। वातावरण का टेम्परेचर 42। बाहर में टेम्परेचर कितना है? 42। आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37। और प्रकृति का नियम है कि जब भी टेम्परेचर में अंतर होगा तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करेगा। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करेगा। और जब ऊष्मा बाहर का हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसी कारण हमें लगता है गर्मी। गर्मी लगने का कारण समझे, या गर्म लगने का कारण समझे। गर्म तब अनुभव होगा जब बाहर का ऊष्मा हमारे शरीर में जाने लगेगा। और अब आ गया है मौसम जनवरी का, और वातावरण का टेम्परेचर मान लीजिए कितना हो गया? कितना हो गया? 10 डिग्री। वातावरण का टेम्परेचर समझिएगा दोस्तों, केवल समझने पर ध्यान दीजिएगा। वातावरण का टेम्परेचर मान लीजिए हो गया 10, लेकिन शरीर तो बना रहेगा कितना पर? 37 पर। फिर वही नियम कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी, और उच्च ताप इस बार हमारा बन गया मानव शरीर, और निम्न ताप है किसका? और हमारे शरीर से ऊष्मा निकलकर बाहर जाने लगेगा। और यही कारण है क्या लगने का? तो हमें गर्मी इसलिए लगेगी कि बाहर का ऊष्मा हमारे शरीर में जाएगा, और ठंडी इसलिए लगेगी कि हमारे शरीर का ऊष्मा बाहर। और वसा ऊतक शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। और शरीर का ऊष्मा बाहर जाने से रुकेगा और हमें ठंड लगेगी ही नहीं। बात को समझे कि नहीं समझे? तो वसा ऊतक यानी कि एडिपोज शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, और इस कारण हम ठंड से बचे रहते हैं। ठंड से बचे रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इसका साइड इफेक्ट क्या है?
कि जब शरीर में वसा उत्तक की अधिकता आ जाती है तो इससे मोटापा आ जाता है। शरीर में वसा उत्तक की अधिकता से क्या हो जाता है? मोटापा। और आप अक्सर देखे होंगे मोटे मोटे लोग ठंडी में भी सैंडो गंजी पीन के घूमते रहेगा, देखिए कभी। पूरा मोटा जो रहेगा वो एकदम बॉडी दिखाएगा शीतलहरी में। हमको ठंडा नहीं लगता, सही में नहीं लगता है। वो जो मोटे मोटे लोग हैं उनके शरीर में चर्बी अर्थात वसा उत्तक क्या है? भरा पड़ा है। वो शरीर के उष्मा को बाहर जाने देता ही नहीं है, उसे ठंडा ही नहीं लगता। लेकिन वही मोटे मोटे गर्मी में मुलाकात कर लीजिए उससे, गर्मी में वो बड़ी बेचैन रहता है, क्योंकि गर्मी में भी शरीर उसको गर्मी से बचा कर रखता है, सॉरी ठंडी से ही बचा कर रखता है। गर्मी में भी उसके शरीर का उष्मा बाहर जाने से क्या हो गया? रुक गया। अब गर्मी में भी उसे ठंडा का अनुभव नहीं होगा, तो गर्मी में हालत बेहाल हो जाता है और ठंडी में वो ठीक ठाक रहता है। तो जब हमारे शरीर में वसा उत्तक की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होते हैं? मोटापा। क्या होते हैं? मोटापा। अक्सर मोटापा के शिकार व्यक्ति को ठंड के समय बहुत कम ठंड लगता है। इसका कारण है उसके शरीर में वसा उत्तक का मात्रा अधिक होना। क्लियर बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वसा उत्तक का तो मुख्य कार्य हो गया शरीर को ठंड से बचाना। अब एक बात और समझिए कि कुछ जंतु इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो केवल ठंडे इलाकों में ही रहने के लिए अनुकूलित है। कुछ जंतु इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो केवल ठंड के इलाके में रहने के लिए अनुकूलित है। उदाहरण के लिए दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाने वाला पेंगुइन, उत्तरी ध्रुव में पाया जाने वाला ध्रुवीय भालू, लद्दाख में पाए जाने वाला हिम तेंदुआ, ये सब जीव ऐसे हैं जो ठंड में ही रहते हैं। उसे पटना ले आएंगे वो रास्ते में ही मर जाएगा, गोरखपुर में ही मर जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऐसे जंतु जो ठंड के क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, जैसे दक्षिणी ध्रुव का पेंगुइन, उत्तरी ध्रुव का ध्रुवीय भालू, जम्मू कश्मीर का याक, लद्दाख का ध्रुवीय चीता, ध्रुवीय चीता या हिम तेंदुआ, ध्रुवीय चीता बोल लेते हैं, हिम तेंदुआ। ये सब जो जीव हैं इनके त्वचा के नीचे का जो वसा उत्तक होता है वो काफी मोटा होता है। ठंड के क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित जंतु के त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है वो काफी मोटी होती है, काफी सघन होती है, मतलब डेंस होती है। शीत प्रधान देशों में रहने के लिए अनुकूलित जंतुओं के त्वचा के नीचे जो वसा उत्तक की मोटी परत होती है, वसा उत्तक की मोटी परत होती है, उसे ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर। ब्लबर किसका मोटा परत है? वसा उत्तक का काफी मोटा परत है, जो प्रायः किन जंतुओं में पाए जाते हैं? ठंड के क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित जंतु में पाए जाते हैं। ठंड के क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और वसा उत्तक का काम है शरीर में चमक दमक बनाए रखना, ठीक है ना। चेहरे पर जो साइन आता है वो किस उत्तक के कारण? वसा उत्तक के कारण। वसा उत्तक बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। जो त्वचा युवा अवस्था में दमकते चमकते हैं, उसी त्वचा में उम्र ढलने के बाद झुर्रियां पड़ जाती है। क्यों? वसा उत्तक के कमी के कारण। जो उम्र ढलान पर पहुंचता है तो
त्वचा के नीचे जो वसा ऊतक है वो समाप्त हो जाता है और त्वचा ढीले ढाले हो जाते हैं, अर्थात उसमें क्या पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। उम्र ढलने के साथ त्वचा में झुर्रियां जो पड़ती है, किस ऊतक के कमी के कारण, वसा ऊतक के कमी के कारण। युवा अवस्था में चेहरे चमकते दमकते रहते हैं, किस ऊतक के उपस्थिति के कारण, वसा ऊतक के कारण। क्लियर, बात समझ गए। लेकिन वसा ऊतक का साइड इफेक्ट क्या है, समझे कि नहीं, क्या है, मोटापा। मोटापा, इसीलिए वसा का ज्यादा सेवन नहीं करना है। वैसे आप लोग नहीं करते होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार वसा ऊतक पर नजर दौड़ाइए, फिर हम अगले संयोजी ऊतक पर आते हैं। सिर पर हाथ मत रखो जी। चलिए, डेली टेस्ट सीरीज ए सिंह को डेली टेस्ट सीरीज की जानकारी दीजिए। डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट और क्लास डेली होता है, बिल्कुल दोस्तों डेली होता है, सोमवार से शुक्रवार तक होता है। डेली टेस्ट सीरीज मेरे व्हाट्सएप पर दिलवा दीजिए, व्हाट्सएप पर दिलवा दे। दोस्तों व्हाट्सएप पर देखेंगे, होगा तो कर देंगे। तीसरा संयोजी ऊतक है लिगामेंट। टेंडन है, अच्छा आगा पीछा हो जाएगा क्या, आगा पीछा होते रहता है लिगामेंट। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला करिएगा फिर लीक टूट जाता है तो हम भूल जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा डिमेरिट है, ठीक है, तो फिर क्लास छोड़ना पड़ता। क्लास चल रहा है, सीरियली चल रहा है, तो पूरा बायोलॉजी हम समाप्त कर सकते हैं। अब बीच में जब कोई कट पीस लागू हो जाता है तो फिर पता चलता है कि हम क्या काहिल खड़ा है वहां पे। लिगामेंट क्या है, तो संयोजी ऊतक है। दो प्रकार के संयोजी ऊतक को हम विस्तार पूर्वक समझ गए, एरिओलर और एडिपोज। लिगामेंट, लिगामेंट संयोजी ऊतक जो है यह येलो फाइबर से बना होता है, जिसमें इलास्टिन नामक प्रोटीन बहुत, या इलास्टिन प्रोटीन से ही येलो फाइबर तैयार होता है। तो लिगामेंट, लिगामेंट संयोजी ऊतक फाइबर से बनी हुई संरचना है, फाइबर से बनी हुई। और किस फाइबर से बनी हुई संरचना है, येलो फाइबर से। और येलो फाइबर में इससे पहले पढ़े थे कौन प्रोटीन रहता है, इलास्टिन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लिगामेंट संयोजी ऊतक में भी काफी ज्यादा मात्रा में कौन प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, इलास्टिन। और यह ऊतक की खासियत है, यह अत्यधिक मजबूत, अत्यधिक मजबूत एवं आंशिक रूप से क्या होते हैं, लचीले होते हैं। यानी इसमें हल्का लचीलापन होता है। अत्यधिक मजबूत और आंशिक रूप से ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। अत्यधिक मजबूत यानी समझिए नायलॉन के रस्सी के समान अत्यधिक मजबूत होते हैं। हल्का लचीलापन होता है इस लिगामेंट ऊतक में। और इसका काम है दोस्तों, हमारे अस्थि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
बोन, या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, हड्डी। तो इसका काम है हमारे शरीर में अस्थि को अस्थि से, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन ऊतक करता है, लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन ऊतक करता है, लिगामेंट। बात समझे कि नहीं समझे? लिगामेंट कौन ऊतक है, संयोजी ऊतक। लिगामेंट कौन ऊतक है, संयोजी ऊतक है। लिगामेंट संयोजी ऊतक किस फाइबर के बने हैं, येलो फाइबर के बने हैं, जिसमें किस प्रोटीन की अधिकता होती है, इलास्टिन प्रोटीन की अधिकता होती है। यह ऊतक काफी मजबूत लेकिन थोड़ा बहुत लचीला होता है, और इसका काम है क्या करना, बोन को बोन से। हमारे शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है, और वे सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन सा संयोजी ऊतक करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन संयोजी ऊतक करता है। क्लियर हो गया? अगला जो है वो है टेंडन। टेंडन, वैसे इसका हिंदी नाम भी दिया होगा कंडरन, लेकिन अब टेंडन ही। टेंडन ये भी क्या है, संयोजी ऊतक। टेंडन भी क्या है, संयोजी ऊतक है। ये भूख भूख क्या कर रहा है जी? ओहो, मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा है ना। और इसमें ठीक है। एलईडी को बदलो जी, बदलवा दीजिए। ठीक है, इसका डिस्प्ले ठीक नहीं है। ठीक है, इसको खोल के दूसरा लगवा दीजिए। आइए दोस्तों, टेंडन पढ़ते। तो टेंडन भी संयोजी ऊतक है, और ये लिगामेंट का पड़ोसी है। ये टेंडन जो है लिगामेंट का, क्योंकि ये भी फाइबर से बना है, लेकिन किस फाइबर से, व्हाइट फाइबर से, जिसमें किस प्रोटीन की अधिकता, कैलोजन प्रोटीन की क्या होता है, अधिकता होता है। और यह जो टेंडन है दोस्तों, यह अत्यधिक मजबूत भी होते हैं, अत्यधिक, परंतु बहुत ही कम लचीले होते हैं। ये अत्यधिक मजबूत होते हैं, लेकिन लचीले ये कम होते हैं। लिगामेंट में लचीलापन टेंडन से क्या होता है, ज्यादा होता है। मजबूती दोनों ऊतक की एक समान है, लेकिन लचीलापन में थोड़ी कमी है। और यह टेंडन जो है, यह किसको जोड़ने का काम करता है, मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। टेंडन किसको जोड़ने का काम करता है, मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। और मांसपेशी को किससे जोड़ने का काम करता है, हड्डी से या अस्थि से, अथवा दूसरी। ध्यान रखिएगा, टेंडन मुख्य रूप से किसको जोड़ने का काम करता है, मांसपेशी को किससे जोड़ने का काम। अगर हम बोल दे कि टेंडन अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, तो टेक्निकली यह वर्ड गलत हो जाएगा, यह शब्द, ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगर हम बोल देंगे कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, तो यह बात गलत हो जाएगा। टेंडन हमेशा मांसपेशी को जोड़ता है।
मांसपेशी को किससे जोड़ता है? तो हड्डी से जोड़ता है अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी से जोड़ता है और दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए कि नहीं? मांसपेशी को भी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है कौन? और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना तो इसका मुख्य काम है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना इसका मुख्य काम है। और हमें ये बोलना चाहिए कि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगर हम बोल देंगे कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है तो यह बात पूरी तरह से सही नहीं होगी। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आप लिगामेंट टेंडन को एक बार पढ़िए, तब हम अगला उत्तक पर आएंगे। एक क्वेश्चन आ रहा, अंकुर कुमार पूछ रहा कि ऐसा कोई रामबन आ जाए जिससे एसआई क्लियर हो जाए। उस रामबन तो हम ही को नहीं मिला है क्या? रामबन सब कुछ नहीं होता है, वो केवल शब्दों को अच्छा बनाने के लिए, वाक्यों को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना कोई शॉर्टकट रास्ता है जिस पर चलकर आप ऐसा ही निकाल सकते हैं, और ना कोई रामबाण है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये भी नहीं कि पढ़ते रहने से भी पूरा बिहार दरोगा थोड़े बन जाएगा, है कि ना? है, पढ़ने के बाद भी जितना सीट है उतने दरोगा बनेगा। आपके हाथ में केवल पढ़ना ही है। उस कर्तव्य को अच्छी तरह निभाइए। अगर लक्ष्य बनाए हैं तो उस लक्ष्य के पीछे 100% समर्पण दीजिए। पढ़ने लिखने के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं रखिए। और आइए 5वां नंबर पर। और 5वां जो संयोजी उत्तक है वो है कार्टिलेज। उपास्थि, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। उपास्थि ये हड्डी के जोर पर पाया जाता है। उसके अलावे यह उपास्थि किसमें पाया जाता है और कहां पाया जाता है? बायकार्न में। और कहां पाया जाता है? और एक पाया जाता है अस्टर्नम में, बहुत कम जगह। उपास्थि एक संयोजी उत्तक और उपास्थि हड्डियों से जुड़ा हुआ संयोजी उत्तक है। यानी वो संयोजी उत्तक है जो हड्डी से जुड़ा रहता है। और मुख्य रूप से यह उत्तक जो है हड्डी के जोर पर पाया जाता है और हड्डी के जोर को स्मूथ बनाकर रखता है, चिकना बनाकर रखता है। इसके अलावा श्वास नली में पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण में पाए जाते हैं, नाक में पाए जाते हैं, स्टर्नम। उपास्थि को कभी कभी भूल बस हम कमजोर हड्डी भी कह देते हैं। जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि नाक में बड़ी कमजोर हड्डी है। वास्तव में नाक में असली में हड्डी नहीं है। नाक किससे बना होता है? उपास्थि से। कभी कभी हम भूल बस ये भी कह देते हैं कि बाएं कान की हड्डियां कमजोर है, लेकिन बाएं कान में एक भी हड्डी पूरी तरह से ये बना है किससे? उपास्थि से। आप भूल बस कहीं पर भी
अगर कमजोर हड्डी का उच्चारण करते हैं कि हाँ कि हड्डी कमजोर है, तो वास्तविकता यह है कि वो हड्डी ही नहीं है, वास्तविक वहां पर क्या है? उपास्थि है। और उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो एरिओलर के तरह जेली के समान होता है। उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो एरिओलर के तरह जेली के समान होता है। और मैट्रिक्स जेली के समान होने के कारण इस उत्तक में काफी ज्यादा लचीलापन होता है, काफी ज्यादा लचीलापन। इसलिए कान को मोड़ते हैं मुड़ जाता है, क्योंकि किससे बना है? उपास्थि से। अत्यधिक लचीलापन है इसमें। नाक को मोड़ते हैं घुमाते हैं घूम जाता है, क्योंकि किससे बना है? और इसमें पाया जाता अत्यधिक लचीलापन। और अत्यधिक लचीलापन इसके मैट्रिक्स के खासियत के कारण जो किस तरह का है? जेली के समान है। क्लियर हो गया? और एक खास बात कि यह जो कार्टिलेज है, इसमें दो बात याद रखिएगा। कार्टिलेज हिंदी में क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछता कि यह किस कोशिका से बना है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना हुआ। हिंदी में भी इसे क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो कार्टिलेज का कोशिका कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका है। और यह भी जानिए कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट ध्यान दीजिए, कुछ लोग कह रहे कौन में 3 हड्डियां होती है, मेलियस इनकस स्टेप्स, तो वो 3 हड्डी कौन के भीतरी भाग में है? कौन के भीतरी भाग में है, बाहरी कौन में एक भी हड्डी। तो यह जो कार्टिलेज है उपास्थि है, यह पूरा उपास्थि किन कोशिकाओं का बना होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और इस कोशिका का नाम कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि इसमें भी एक खास प्रकार का प्रोटीन कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कौन प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब से पूछेगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन किस संयोजी उत्तक में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? कार्टिलेज का कोशिका कौन है? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन किस संयोजी उत्तक में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? बस इतना ही बात याद रखना, बस इतना ही बात। वैसे टिश्यू का क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, असली चीज वही है क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन। छठा संयोजी उत्तक, छठा न होगा, वो है कौन? बोन। यानी क्या? या इसको और क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। अस्थि और हड्डी पर्यायवाची है। बोन सबसे मजबूत संयोजी उत्तक। बोन जो है, हड्डी जो है, यह सबसे मजबूत संयोजी उत्तक है। और इसके मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। हम आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं जो यह साबित करेगा कि आखिर हड्डी कितनी मजबूत होती है। ये जो हड्डी है यानी कि बोन, मानव की हड्डी, मानव का जो बोन है, अगर सलाई के तीली इतनी पतली हड्डी अगर ले, सलाई के तीली इतनी पतली हड्डी भी ले, तो वह हड्डी 2 क्विंटल भार का सहन कर सकता है। 2 क्विंटल भार का सहन कर सकता है। सलाई के तीली इतनी पतली हड्डी भी 2 क्विंटल भार का सहन कर सकता है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यह कितना मजबूत होता है संयोजी उत्तक।
और इसके मजबूती का कहिएगा राज क्या है, कहां से ये इतना मजबूत बन गया? तो उसका भी राज छिपा हुआ है बोन के मैट्रिक्स में। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? ठोस। और वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसमें पाया जाता है और मजबूत करने के लिए ओसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। सबसे मजबूत संयोजी ऊतक कौन है? बोन। सबसे मजबूत। और इसके मजबूती का कारण है कि इस बोन के मैट्रिक्स कैसा होता है? ठोस। उसमें क्या भरे पड़े होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और इस बोन में कौन से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में? ओसिन प्रोटीन। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन और बोन में ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि में कौन प्रोटीन था? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और इस बोन अस्थि में कौन प्रोटीन है? ओसिन प्रोटीन। अस्थि में कौन प्रोटीन है? ओसिन प्रोटीन। और पूरे बोन में जो कोशिका होती है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यह कोशिका है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज का कोशिका का नाम था कॉन्ड्रियो। अब बोन के कोशिका का नाम है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट। क्लियर हो गया? बात समझ गए? लेकिन ये कौन से कार्य करते हैं यह बताने की जरूरी है क्या? ये हमारे शरीर का ढांचा तैयार करते हैं। हमारे शरीर के कंकाल तंत्र का निर्माण मुख्यतः किस संयोजी ऊतक के द्वारा होता है? बोन। बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर? लेकिन बोन कंकाल तंत्र का तो निर्माण करता ही है। बोन शरीर के भीतरी ढांचा बनाकर एक शरीर को निश्चित आकार देता ही है। लेकिन बोन के एक और कार्य, बड़े महत्वपूर्ण कार्य, और बोन के दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो बोन लंबे हैं और मोटे हैं, जो बोन में, जो अस्थि में दो विशेषता पाई जाती है, एक लंबा और दूसरा मोटा। जैसे ऊपरी बाहु की हड्डी, उंगली की हड्डी नहीं, ऊपरी बाहु की हड्डी, निचली बाहु की हड्डी। बाहु मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथ। तो जो हड्डी लंबे हैं, जो हड्डी मोटे हैं, उस हड्डी के मध्य एक गुहा पाया जाता है जिसे कहते हैं मैरो कैविटी। जिसे कहते हैं मैरो कैविटी यानी मज्जा गुहा। लंबे और मोटे बोन के मध्य जो गुहा पाया जाता है उसे क्या कहता है? मज्जा गुहा कहते। उसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में जब बसा ऊतक भर जाते हैं, मज्जा गुहा में जब बसा ऊतक भर जाते हैं यानी एडिपोज टिश्यू भर जाता है, तब इसी मज्जा गुहा को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, यानी कि अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियों के मध्य जो गुहा होते हैं उसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में जब बसा ऊतक एडिपोज आके भर जाता तो उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। यानी सभी बोन मैरो, मैरो कैविटी भी है, लेकिन सभी मैरो कैविटी बोन मैरो
मेरो कैविटी बोन मेरो तभी कहलाएगा जब उसमें क्या भरे हो, बसा उत्तक भरे हो। हर लंबी और मोटी हड्डी में मेरो कैविटी होता है, हर लंबी और मोटी हड्डी में मज्जा गुहा होता है, लेकिन हर मोटी और लंबी हड्डी में अस्थि मज्जा होगा ही होगा, यह कहा नहीं जा सकता है। और हड्डी में जो अस्थि मज्जा भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हड्डी के ऊपरी भाग में लाल अस्थि मज्जा और निचले भाग में येलो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के। हड्डी के ऊपर में लाल अस्थि मज्जा, हड्डी के नीचे में पीली अस्थि मज्जा। और इसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रेड में आरबीसी और येलो में डब्ल्यूबीसी। रेड में आरबीसी, येलो में, क्लियर हो गया, बात समझ गए। बोन में कोई दिक्कत नहीं ना, बोन पढ़िए, एक बार बोन पढ़िए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता बताएंगे? पता है, हमको भी पता है, 120 दिन होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल से नहीं पढ़ने वाले। चौथा संयोजी ऊतक है क्या, ब्लड। अरे जो नंबर में क्या रखा है, कुछ रखा है, हमको पता है नंबर गलत हो गया, मान कर चलते हैं चौथा है। जो चौथा है वो 8वां हो जाएगा। नंबर को हटा ही देते हैं, एनी प्रॉब्लम? तो ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक है, और ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड को क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल के अंतर्गत द्रव भी आते हैं, गैस भी आते हैं। तरल का मतलब केवल द्रव नहीं होता है, तरल को अंग्रेजी में फ्लूइड कहते, फ्लूइड। फ्लूइड इज इक्वल टू लिक्विड प्लस गैस। तो ब्लड संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में तरल संयोजी ऊतक है, और यह संयोजी ऊतक है तो निश्चित इसमें कोशिकाएं बहुत कम होगी, खाली जगह बहुत ज्यादा है कि नहीं है। तो ब्लड में कोशिका मात्र रहता है कितना जानते हैं, 40 से 45%, आधे से भी कम। पूरे रक्त में रक्त कोशिका मात्र कितना, 40 से 45%, यानी आधे से भी कम। और ऐसी स्थिति केवल ब्लड की नहीं है, सारे संयोजी ऊतक की है। शुरुआत में ही बताए थे कि सारे संयोजी ऊतक में कोशिकाएं बहुत कम होती है, उनके बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होते हैं। तब कोशिकाएं मात्र 40 से 45% है, और इन कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह है वो हो जाएगा आपको 55 से 60%। ब्लड के कोशिकाओं के बीच कितने खाली जगह पड़े होते हैं, 55 से 60%। अब ये जो खाली जगह है दोस्तों, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में कैसे पदार्थ भरे होते हैं, और इन तरल पदार्थ को मैट्रिक्स न कहकर क्या कहा जाता है, प्लाज्मा।
तो ब्लड में कोशिकाएं बहुत कम होती है और सारे संयोजी ऊतक में ही यह विशेषता मौजूद है। लेकिन सबसे कम कोशिका वाला संयोजी ऊतक कोई अगर है ना तो वो कौन है? ब्लड, जिसमें आधे से भी कम कोशिका है, मात्र 40 से। अब बीच में इतना जगह खाली है जिसमें क्या भरे होते हैं? और ब्लड के खाली जगह पर जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हालांकि प्लाज्मा भी, फिर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ब्लड के संदर्भ में मैट्रिक्स ना कहकर हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इस तरह से आप ब्लड को दो भागों में बांट सकते हैं, सेल और प्लाज्मा। सेल और प्लाज्मा तरल पदार्थ है जो ब्लड कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में भरे होते हैं। अब इतना प्रतिशत तरल पदार्थ है तो निश्चित तौर पर पूरा ब्लड कैसा बना रहेगा? लिक्विड। तो ब्लड में कोशिकाएं मात्र कितना, और कोशिकाओं के बीच खाली जगह 55 से 60%, जिसमें भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ब्लड का कितना हिस्सा प्लाज्मा है और कितना हिस्सा सेल है? और सेल भी 3 तरह का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया? ब्लड का काम है भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। जो काम पौधे में जाइलम और फ्लोएम करते थे वही काम पौधों में, वही काम हमारे शरीर में या जंतु के शरीर में कौन करता है? ब्लड करता है। बाकी ब्लड को हम विस्तार पूर्वक सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी हम ब्लड के बारे में यही जाने कि यह एक संयोजी ऊतक है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। अगला संयोजी ऊतक है लिम्फ। अगला है, हल्ला मत करिए, अगला संयोजी ऊतक है क्या? लिम्फ, यानी क्या? लासिका। और लासिका भी ब्लड के तरह एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मानव के शरीर में या जंतु के शरीर में तरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार के? 2। एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, लासिका। अब ये लासिका क्या है? दोस्तों आप एक बात समझिए कि जब रक्त नली से होकर ब्लड गमन करता है तो कैसे करता है? तो वो गमन करता है हृदय के दबाव से। ब्लड पर हमारा हृदय प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर के सहारे ब्लड रक्त नली से होकर पूरे शरीर में भ्रमण करते रहते। तो मानव शरीर में रक्त नलियों का बहाव हृदय के द्वारा रक्त पर डाले गए दाब के अधीन होता है। और जब उच्च दाब से रक्त नलियों में रक्त बहता है तो कुछ रक्त रिस कर क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। कुछ रक्त रिस कर क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलकर ये अंगों के बीच के खाली जगह या ऊतक के बीच के खाली जगह में जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न ऊतकों के बीच भी कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। और रक्त नलियों से रिसकर निकला हुआ ब्लड अंग और ऊतकों के बीच के खाली जगहों में जाकर जमा हो जाते हैं। और ऐसे ही ब्लड को क्या कहते हैं? लासिका। यानी लासिका भी एक प्रकार का ब्लड ही है
जो उच्च दाब के कारण रिस रिस कर क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। हालांकि लासिका में ब्लड का दो ही कंपोनेंट रहता है, प्लाज्मा और WBC, क्योंकि रिसने के क्रम में RBC और प्लेटलेट्स रिस कर बाहर नहीं निकल पाते हैं। केवल प्लाज्मा और WBC की कोशिकाएं ही रिस रिस कर क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस लासिका को कभी कभी उत्तक द्रव भी कहते हैं। अब लासिका का क्या कार्य है, तो जो कार्य ब्लड का है वही कार्य थोड़ा बहुत लासिका भी कर देता है, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या है, ब्लड है। संयोजी उत्तक समझ गए? तो दोस्तों क्लास को देते हैं विराम और अगले क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों लड़की लोग को निकलने दीजिए। चलिए सब खाली करिए पूरी तरह से क्लासरूम को। जिसका टेस्ट है वो पहले बाहर जाएगा, फिर इजाजत लेके अंदर आएगा। ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों, सत्यम कुमार, चंदन कुमार, एवरी कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल के क्लास में। अब तेजी से निकलेगा सब, पिकनिक नहीं मनाएगा। गेट खाली करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से कल के क्लास में। बंद कीजिए क्लास को।